अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि आपकी कैबिनेट के अंदर वो लोग भी मौजूद हैं जो आमरों के दौरे हुकूमत में उनकी फाइनेंसिंग को देखते थे या फिर जमहूरी क़ुव्वतों के साथ भी फाइनेंसेस देखते थे। मेरा इशारा जो था वो हफीज़ शेख साहब की तरफ था। तो प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया था कि पॉलिसीज़ डायरेक्ट करना मेरा काम है, आई एम द पर्सन हु इज़ डायरेक्टिंग मुशीर ख़जाना। तो मैं खामोश हो गया, उसके ऊपर फर्दर कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अभी जब मुशीर ख़जाना को हटाया जाता है तो शिबली फराज साहब कहते हैं क्योंकि उनकी नाकामियाँ थीं, क्योंकि उन्होंने प्राइसेस ठीक तरह से कंट्रोल नहीं की, क्योंकि वो महंगाई पर काबू नहीं कर पाए, इसलिए हम मुशीर ख़जाना को चेंज करके हम्माद अज़हर को ला रहे हैं। तो पॉलिसीज़ कौन बना रहा है? खान साहब पॉलिसीज़ डिसाइड करते हैं या फिर मुशीर ख़जाना करता है? लेकिन दो चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये है कि जिस वक्त हफीज़ शेख साहब बड़े वो काबिल आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वेरी टैलेंटेड टेक्नोक्रेट और टेक्नोक्रेट और इकॉनमी को बड़ा बेहतर समझते हैं। देखिए, जिस वक्त हफीज़ शेख साहब की एंट्री हुई इमरान खान साहब की टीम में, उस वक्त आपकी मुल्क की इकॉनमी को एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन की ज़रूरत थी। और जो मैं समझता हूँ कि, और ये प्राइम मिनिस्टर्स भी समझते हैं कि उन्होंने, और उसका उन्होंने इजहार पब्लिकली भी किया है, और हफीज़ शेख ने बड़ा अच्छा वो डिसिप्लिन लाए हमारे इकनॉमिक डिसीजंस के अंदर, जिसकी वजह से आपके इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बड़े बेहतर हुए। इस वक्त रुपये की स्टेबिलिटी में बेहतरी आई है, आपकी जो बायर डेफिसिट कम हुआ है, जो एक्सपोर्ट डेफिसिट है, मुख्तलिफ शोबों में बड़ा फ़ायदा हुआ है। लेकिन इस वक्त आप जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि उनको थोड़ी सी इकनॉमिक, क्योंकि डिसिप्लिन आ चुका है, दैट विल कंटिन्यू। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन मसला भी था और दूसरा प्रायोरिटी का इशू भी था। एक कॉन्स्टिट्यूशन मसला ये था कि एक कोर्ट की जजमेंट आई जिसके तहत जो एडवाइज़र्स और SAPM हैं वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं रखते, एनफोर्स नहीं कर सकते। और हम कर भी नहीं रहे थे, कोई SAPM या एडवाइज़र जो है वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है वो यूज़ नहीं कर रहा था। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप एडवाइज़र हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर हैं, ECC की मीटिंग्स का मसला आता है, तो जिसकी वजह से हफीज़ शेख साहब को मिनिस्टर का स्टेटस दे दिया गया था। कानून आइन के मुताबिक किसी को भी वज़ीर लगाया जा सकता है विद एग्जेक्टिव अथॉरिटी, बशर्ते कि 6 माह के अंदर वो इलेक्ट हो जाएगा आइदर ऑफ द हाउसेस से, राइट। जिसके लिए हफीज़ शेख साहब को सेनेट का इलेक्शन लड़ाया गया। सेनेट का इलेक्शन जब वो नहीं जीत सके, अपनी सीट सिक्योर नहीं कर सके, तो उनकी जो एक्सपायरी डेट थी उनकी वजारत की, वो जून के पहले हफ्ते में थी, विच इज़ एग्जैक्टली द टाइम जब आपका बजट आने जा रहा था। अच्छा, जब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते बजट के बाद, और हफीज़ शेख साहब पहले भी जब सेनेट का इलेक्शन हारे थे तो उन्होंने खुद इस चीज़ का इजहार किया था, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त उनको रोका। लेकिन बाद में जब इस चीज़ के ऊपर सोचो विचार किया गया तो ये फ़ैसला हुआ कि एक तो इस वक्त आपकी इकनॉमिक प्रायोरिटीज़, क्योंकि महंगाई के इशू को लेके और आवाम की रिलीफ के इशू को लेके, स्पेशली कोविड के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बड़ा फोकस्ड इस वक्त पॉलिसी है कि आवाम को फर्दर रिलीफ देने की ज़रूरत है। पूरे मुल्क दुनिया में दी जा रही है, लेकिन हम चूँकि वेलफेयर स्टेट की भी बात करते हैं तो हमें ज़्यादा देने की ज़रूरत है। सेकेंडली, अगर आपका बजट आ रहा है, और बजट इज़ बेसिकली योर फाइनेंशियल इंटेंशन फॉर द नेक्स्ट ईयर, कि आपने अगला साल कैसे चलाना है, और पब्लिक बड़ी एक्सपेक्ट कर रही है और अब करना भी चाहिए। बजट पास करवाना इतना आसान काम नहीं होता, और बनाना भी नहीं होता, और उसके बाद उसको चलाना भी होता है। तो ये इसलिए चूँकि ये बजट हम्माद अज़हर साहब बनाएंगे, बिल्कुल हम्माद अज़हर उनकी जो टीम है वो बजट बनाएंगे, बिकॉज उन्होंने आगे चलाना है। तो इसलिए बेहतर ये था कि बजाय आप बजट के बाद, चूंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज करना पड़ना था, तो आप उससे 2 माह पहले आप चेंज कर लें, ताकि ये जो टीम आ रही है ये अपने विजन के साथ प्राइम मिनिस्टर की गाइडेंस के अंदर बजट की फॉर्मुलेशन करें। अगर पॉलिसीज़ और डायरेक्टिव्स प्राइम मिनिस्टर के चल रहे हैं और विजन उनका चल रहा है, फिर कहाँ पे ऐसा रखना आया कि हफीज़ शेख साहब उनकी बात नहीं मान रहे थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने जिस तरह से आपको वो बात नहीं मान रहे तो अब हम्माद अज़हर साहब मानेंगे? नहीं, देखिए, 2 चीज़ें हैं। मैं जो आपसे बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा सबसे बड़ा मसला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम था, जो वो तो मैं मान गया, आगे नहीं रख सकते, दैट्स फाइन। और इसका मतलब ये है कि देखिए, पॉलिसी स्टेटमेंट एक चीज़ होती है, उसको प्रैक्टिकलिटी में ला के ढालना जो है वो एक बड़ा डिटेल प्रोसेस होता है। और ज़्यादा मुनासिब ये है कि वही शख्स इस चीज़ को, पॉलिसी को आगे लेके चले जिसने इसको आगे कंटिन्यू कराना है, या उस टीम ने। बिकॉज एक फाइनेंशियल टीम भी होती है ना, एक फाइनेंशियल एडवाइजर या मिनिस्टर अकेला तो बैठ के सारा काम नहीं करता, उसके पास एक पूरी टीम होती है, पीछे पूरे एडवाइस कर रहे होते हैं।
तो उस तनाजुर में ये था। ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ कह रहे हैं और रफीक साहब बात नहीं मान रहे, ऐसा मैं नहीं समझता इससे। अच्छा, ECC के डिसीजंस की बात कर लेते हैं। फिर हमाद अज़हर साहब ने जिस दिन ये चार्ज लिया उससे अगले दिन उन्होंने एक फ़ैसला किया और वो उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और वो रिकमेंडेशन थी ECC की और कहा कि कपास और चीनी के हवाले से वो इंडिया के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं। उससे अगले दिन प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग बुलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर उस डिसीजन को ओवर रूल कर देते हैं और कहते हैं कि हम इंडिया के साथ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा प्रिंसिपल स्टैंड कुछ और है। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि वज़ीर टेक्सटाइल खुद प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर तिजारत खुद प्राइम मिनिस्टर एग्जेक्टिव अथॉरिटी एज ए प्राइम मिनिस्टर भी हमारे हैं, तो ये कैसे हो गया कि वज़ीर तिजारत और वज़ीर टेक्सटाइल ने पहले मशवरा दिया कि आपको भारत के साथ ट्रेड करनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर ने वज़ीर तिजारत और वज़ीर टेक्सटाइल की बात को नफ़ी कर दिया और कहा नहीं, मैं एग्जेक्टिव अथॉरिटी हूँ, मैं ट्रेड नहीं करने दूंगा। अच्छा, मैं आपसे ना सिर्फ 3-4 मिनट चाहूँगा प्लीज़, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आपको इलाबरेट कर दूँ। दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है और दूसरा ये है कि जो कैबिनेट का कलेक्टिव डिसीजन होता है उसका क्या मतलब होता है। ठीक, देखिए गवर्नमेंट की जो वर्किंग है वो इस तरह से है कि मिनिस्टर जो है वो एक फ़ाइनल अथॉरिटी ज़रूर होता है, लेकिन जो मिनिस्ट्री है, जो डिपार्टमेंट है, वो पूरी पॉलिसी कानून के तहत और चीज़ों को देख के सारा डेटा लेके वो मुरतब करती है जी। फिर उसके बाद कैबिनेट के सब फोरम्स हैं। इंडस्ट्रीज़ चूँकि उसने देखना है, उसके पास डिमांड आई मार्केट से कि हमें, एक तो ये थी कि चीनी हमारे पास तकरीबन 5 लाख टन जो है वो उसकी कमी है, दूसरी हमारे पास ये थी कि यान की कमी है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं कपड़ा जो, उसमें हमें यान की ज़रूरत, ये डिमांड आई। मिनिस्ट्री ने, इंडस्ट्रीज़ ने, वो कोई प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर नहीं बैठे होते, उसके अंदर टेक्नोक्रेट्स हैं, उसके अंदर सेक्रेटरीज़ हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज़ हैं, उन्होंने एक प्रपोज़ल बनाया और वो प्रपोज़ल ये था कि जी हमें चूँकि इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट के लिए इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुनासिब दाम है वो भारत में है। अच्छा, भारत के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं वो उसके ऊपर डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन इंडस्ट्रीज़ नहीं ले सकती, वो फॉरेन अफेयर्स का डोमेन है, ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन ये चूँकि इकनॉमिकली और जो इकॉनमी के हिसाब से जो प्रपोज़ल था वो बहुत वाइबल था, तो उन्होंने वो प्रपोज़ल ECC के सामने, जो कि कैबिनेट की सब कमेटी है माशी फैसले करने के लिए, उसके सामने रखा और माशी एतबार से ये वज़ीर ख़ज़ाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। सुन लेना, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये है कि बेसिकली जो भी ECC में फैसले हुए, जो कि हतमी फैसले नहीं हैं, प्रोविजनल फैसले हैं, बिकॉज ECC जो है नहीं करनी चाहिए, you should have waited for the final decision of the Prime Minister। 50 चैनल बने हुए हैं, उनका पेट भी तो भरना है। हमने हमारा पेट भरने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। बस देखिए, दो चीज़ें हैं, ECC का जो फैसला होता है वो एक प्रोविजनल फैसला होता है, क्योंकि ECC काबीना का एक ज़ेली हिस्सा है, यानी कि उसकी एक सब कमेटी है, वो ECC का फैसला जाता है काबीना के पास। ठीक, ECC के तमाम फैसले पेश किए जाते हैं काबीना में। काबीना के कुछ अराकीन जो हैं वो ECC का हिस्सा होते हैं, लेकिन जिस तरह मिसाल के तौर पे फॉरेन अफेयर्स इज़ नॉट पार्ट ऑफ ECC, इंटीरियर भी नहीं होती है, क्योंकि उनका मौशी फैसलों से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, जब ये वाली प्रपोज़ल आती है ECC से अप्रूव होके कि जी माशी एतबार से ये इकनॉमिक वो फैसला है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि ECC के फैसले टर्न डाउन हुए हैं कैबिनेट से। कैबिनेट में जब आता है तो कैबिनेट में इसके अंदर ट्रेड विद इंडिया वाला डिस्कशन होता है। ये फैसला कि हमें यान इंपोर्ट करनी है और शुगर इंपोर्ट करनी है वो तो इंटैक्ट रहता है, इंडिया के साथ से करनी है उसको कैबिनेट जो है वो टर्न डाउन कर देती है, एंड दैट इज़ द कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। बड़ा अच्छा है, कलेक्टिव डिसीजन कैबिनेट का आया, हम सब ने उसको अप्रिशिएट किया क्योंकि हमारा प्रिंसिपल स्टैंड कश्मीर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आपके ही एक ऐसे PM एक TV पर बैठकर ये कह देते हैं कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सर के ऊपर एक हैट थी वज़ीर तिजारत की, उन्होंने ऐसे PM नहीं, सबसे पहले फवाद ने कहा था नहीं वो अच्छा फवाद साहब ने भी कहा था, मुझे यूसुफ साहब ने भी कहा था कि उनके ऊपर एक हैट थी वज़ीर तिजारत की, फिर हैट थी वज़ीर टेक्सटाइल की। अब जब उन्होंने हैट पहनी प्राइम मिनिस्टर, मैं अब उनके अल्फाज को डिफेंड नहीं कर सकता, वो अपने अल्फाज के, मैंने तो आपको पूरा जो वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट है वो कंफ्यूजन, आई मीन उस कंफ्यूजन को खत्म होना चाहिए। पब्लिक देखिए अगर हम इस तरह से फैसला साजी को इस आईने में ले आएंगे तो ओपन डिबेट नहीं हो सकेगी। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इकोनॉमिक वायबिलिटी बट नॉट ऑन द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, आई मीन सर, मतलब हो प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ओनली इन्फॉर्मिंग कि व्हाट डिसीजन हैज बीन टेकन प्रोविजनली एंड नाउ इट विल गो टू द कैबिनेट फॉर फाइनल अप्रूवल। प्रेस कॉन्फ्रेंस इज जस्ट इन्फॉर्मिंग द पब्लिक। लेकिन ये देखिए कि जब हम
एक फ़ैसला करते हैं तो हर आर्गूमेंट सामने आना चाहिए। मैं मेज़ पे आपके साथ बैठा हूँ जी, मेरी अगर जिम्मेदारी है कि मैं आपको इकनॉमिक चीज़ पे एडवाइस करूं तो मैं इकनॉमिकली आपको बताऊंगा, फाइनेंशियली बताऊंगा कि क्या बेहतर है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी दूसरे तनाज़ुर से लीगल से बताइए या फॉरेन अफेयर से बताएं, आप वो लाएंगे। जब दोनों चीज़ें मेज़ पे आ जाएंगी तो फिर हम एक यूनानिमस या एक कलेक्टिव फैसला करेंगे। तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपेंड। लेकिन वो वाली सारी बात कि जी वो हैड ये हैं और वो हैड है, वो वंस अगेन बड़ी माजत के साथ 50 चैनल है मेरे भाई, वो भी तो रोटी चलनी है। लेकिन वो जो डिसीजन है कैबिनेट का, बड़ा अच्छा छोड़ा था सर, हंसी बड़ी आई लोगों को। एनी हाउ, चौधरी निसार साहब के बारे में खबरें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं। स्पेकुलेटिव स्टोरीज तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन आपके पास कोई इतला है ऐसी कि चौधरी साहब नहीं मेरे पास, मैं आज पहली दफ़ा आपसे सुन रहा हूँ। मैं तो पिछले 5-6 दिन से चीनी से नंबरदार आजमा था, तो मुझे कोई ख़ास इतला नहीं है इस बारे में।